हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही सेम चैप्टर है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस का पार्ट 2 है, जो हमने पार्ट 1 में बताया था सेबी के बारे में और आपका आरबीआई के बारे में। जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं और आपके जो सीए के एग्जाम है नेक्स्ट मंथ उसको आप ढंग से कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं ये चाहूंगा कि जब मैं ये वाली वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं चाहूंगा मैं एक छोटा सा टेस्ट भी दूंगा आपको। आप उस टेस्ट को मुझे करके बताना और जितने मार्क्स हैं मुझे बताना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपके जो नोट्स आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों आया था? क्योंकि आपको पता है कि मान लो कि सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल आपको लिख के समझाता हूं। मान लो ये देखो, ये एक मॉल है और एक रेडी वाला है। ये भी मोमोज लगा रहा है और ये भी मोमोज लगा रहा है। ये दोनों तो इक्वल गुड्स है, सब्स्टिट्यूट हो गए, तो दोनों में ये डायरेक्ट कंपटीशन हो गया एक तरीके से मान लो। तो ये तो चलो समझ भी आता है। अब मान लो ये लगा रहा है कचौड़ी, ये लगा रहा है मोमोज, तो तब क्या कंपटीशन है? तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कंपटीशन। लोग इसको नहीं खा के इसको खा रहे क्योंकि महंगा बहुत है, तो ये इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। कि मान लो सेम प्रोडक्ट में सेम प्रोडक्ट को भी कंपटीशन बोलते हैं, सेम प्रोडक्ट ना होना भी कंपटीशन है, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यही चीज हम पढ़ेंगे आज किस तरीके से होता है। कंपटीशन इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एनिमल, इंडिविजुअल, ग्रुप एक्सेट्रा। कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान में है। आपको पता है कि बिना कंपटीशन के कुछ नहीं होता। आप लोग भी कंपटीशन कर रहे हैं इस सीए एग्जाम में टॉप करने के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, कंपटीशन इज बेस्ट मींस टू एंश्योरिंग दैट कॉमन मैन हैज एक्सेस टू द ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ गुड्स। आपको पता है कॉमन मैन के पास ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ गुड्स होती है। एंड सर्विसेज एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, सर्विसेज देते हैं बहुत कम प्राइसेस में। विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन, प्रोड्यूसर विल हैव मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज। दिस वुड रिजल्ट इन रिड्यूस कॉस्ट एंड वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉस्ट रिड्यूस होता है और कंज्यूमर के पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस होती है। एक फेयर कंपटीशन मार्केट होनी चाहिए। ये ना हो कि हम फ्री में सामान बेचे। केले वाला आया, दो केले वाले खड़े, एक ने बोला 20 रुपए किलो, एक बोल रहा है 5 रुपए 15 रुपए किलो, फिर उसने क्या करना 10 रुपए किलो, एक बोला 5 रुपए किलो, फ्री में ले लो। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो कंज्यूमर का हो रहा है ना, नुकसान उसका हो रहा है प्रोड्यूसर का, तो ऑब्वियस सी बात है सेलर का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में। एक प्रॉपर तरीके से फेयर कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन कमीशन वाज सेट अप टू create and sustain fair competition in the economy that will provide a level playing field to the producer and make the market work for the welfare of the consumer। market work होता है for the welfare of consumer के लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया कि कंपटीशन क्या क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन है दिया छोटा सा मैंने, कंपटीशन है क्या, ठीक है ना। तो इसमें 5 बातें को टिक कर लो आप कि कंपटीशन क्या है। एक बेस्ट एंश्योरिंग है कॉमन मैन के लिए। दूसरा क्या है, कंपटीशन क्या करता है, मैक्सिमम इंसेंटिव लाता है और इनोवेट लेकर आता है, ये भी एक अच्छी बात है। तीसरा क्या, ऑब्जेक्टिव है, हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये सेटअप हुआ था फेयर कंपटीशन मार्केट के लिए और लेवल ऑफ प्लेइंग टू द प्रोड्यूसर एंड मार्केट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर के लिए हुआ था, ठीक है। कंपटीशन में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कंपटीशन क्या होती है, प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, कोका कोला, पेप्सी, पिज्जा हट एंड डोमिनोज एक्सेट्रा, ये एक दूसरे में कंपटीशन है तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कंपटीशन कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैं एक दुकान में गया पेप्सी लेने के लिए, ठीक है ना, पेप्सी नहीं मिली, मैंने कोका कोला ले लिया। टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। लोग हर चीज काली पेप्सी नहीं होती, हर चीज काली थम्स अप नहीं होती, कुछ का टेस्ट अलग भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, चल यार ठीक है तू एक ट्राई तो करके देख ले। हमने एक बार ट्राई करा, हमारी ट्राई प्रेफरेंसेस बन गई, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन। हमें वो पसंद नहीं था फिर भी हमने लिया, क्यों, इनडायरेक्ट कंपटीशन की वजह से। कभी कभार किसी को, मैं बता रहा हूं, मैंने हजारों लोग देखे हैं अपनी लाइफ में कि मान लो जब पेप्सी नहीं होती तो स्प्राइट पी लेते हैं। भाई पीना ही तो है, पेप्सी तो है, तो हम हर चीज को ही पेप्सी बोलते हैं। तो ऐसे कोलगेट लेने गए, नहीं मिला तो हमने सिबाका ले लिया, पर दांत ही तो रगड़ना है ना, तो वही वाली बात होगी। तो एग्जांपल, अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैज कंपटीशन विद अदर लोकल रेस्टोरेंट बट इट आल्सो competes with nearby supermarket that offer ready to eat meals such as frozen parathas and eat and serve their dishes। देखो मैंने सही बताई, एक अच्छा फाइनिंग रेस्टोरेंट है, उसको कंपटीशन हर लोकल रेस्टोरेंट के साथ है, क्योंकि चाहे वो बहुत अच्छी क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहे हैं नियर बाय सुपरमार्केट के साथ, कि जहां पर रेडी टू ईट मील है, जहां पर फ्रोजन पराठा रखे हुए हैं और सेवेड डिशेस रखे हुए हैं। तो देयर शुड बी फ्री फेयर कंपटीशन है टू मार्केट टू फॉलोइंग बेनिफिट। इससे इनोवेशन एनकरेज होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, पुनिशेस द लैगार्ड्स करते हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं।
लैगार्ड्स को पुनिशेस होते हैं। आगे हम चलते हैं, बूस्ट चॉइस, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, सही बात है, कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस, सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स देखते हैं कि एडुकेट क्वालिटी की होनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे। अगला जो इसका पार्ट है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। बेसिकली जो कॉम्पिटिशन लॉ था, ये टूल था, इंप्लीमेंट किया था, एनफोर्स किया गया था कॉम्पिटिशन पॉलिसी के तहत टू प्रिवेंट एंड पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव ने मतलब कि धोखेधड़ी नहीं करनी, कॉम्पिटिशन इतना नहीं करना कि दूसरों की लंका ही बजा दो। मान लो, मैंने क्यों बता रहा हूं, अब जैसे क्या होता था कि मान लो ये एक बंदा है, ये जलेबी की दुकान लगाता था, इसे 10 साल से चला रहा है, हमने अंधा पैसा कमा लिया। ये भी 50 रुपए की देता था, 100 रुपए किलो जलेबी देता था। एक नई दुकान खोई, उसने भी 100 रुपए किलो रखी। इसने उसको ना सर्वाइव करने देने के लिए क्या करा, 20 रुपए किलो जलेबी रख दी। तो लोग इसके पास तो आएंगे नहीं, इसकी दुकान बंद होगी, इससे उसको नुकसान हो गया। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या हुआ, ये लॉ बनाया गया था। ठीक है, कंपटीशन करो, फेयर करो भाई, आप क्वालिटी में कंपटीशन करो ना, आप प्राइस थोड़ी कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर तो प्राइस के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, और क्वालिटी के पीछे भी। तो अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट, द कंपटीशन एक्ट 2002 वाज अमेंडेड बाय द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 फॉलोज द फिलॉसफी और मॉडर्न कंपटीशन लॉ। दिस एक्ट प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अच्छा, क्या हुआ था कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस को, जो अननेसेसरी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से एक कंपटीशन एक्ट आया 2002 में, जो अमेंडमेंट हुआ कौन से, कंपटीशन अमेंडमेंट 2007 में फॉलो हुआ, ठीक है ना, जिसमें मॉडर्न कंपटीशन लॉ थे। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को, बिकॉज उसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज एंड रेगुलेट कॉम्बिनेशन। वही मैंने बताया ना, डोमिनेंट वाला, जलेबी वाला डोमिनेंट था, एक्विजिशन, एक्वायरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्ट विच कॉज और लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया, जिसकी वजह से एडवर्स इंपैक्ट हो गया इंडिया में, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, फीचर्स क्या है इस कॉम्पिटिशन एक्ट के। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में एनेक्ट हुआ था, इसलिए प्रिवेंट किया गया था, एप्रिशिएबल किया गया था एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो उसके लिए इंपैक्ट जो प्रिवेंट किया जाता है, इसलिए कंपटीशन बनाया गया था। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए, कि भी अननेसेसरी कंपटीशन में ना कंज्यूमर भी कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभार वो सस्ते के चक्कर में ना ज्यादा सामान उठा लेता है और नुकसान खाता है, ठीक है ना। टू एंश्योर फ्रीडम टू ट्रेड एंश्योर करनी चाहिए। विद द एनफोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, एमआरटीपी एक्ट भी लागू हुआ था 1969 में, सेल स्टैंड रिपील्ड एंड द एमआरटीपी कमीशन सेल बी डिसॉल्व। एमआरटीपी कमीशन फिर भी बाद के क्या हुआ था, बाद में डिसॉल्व हो गई थी। द कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्रिस्क्राइब इट ड्यूटीज, फंक्शन एंड पावर, जिसने हमने ड्यूटीज, फंक्शन एंड पावर बताई गई थी। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट में, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 14 अक्टूबर 2003 में, लिख लो 14 अक्टूबर 2003। द कमीशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लॉ में पढ़ा होगा, अ मैन में गो द बट द कंपनी गो फॉर एवर। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज नेवर डाइड, इज अ परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक, कभी मरता नहीं है। एंड कॉमन सील, इसका कॉमन सील है, ठप्पा स्टैम्प मार दे वो माना जाएगा। सीसीआई कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन और 6 मेंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस को जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन में। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। एंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड मार्केट इन इंडिया में। द कमीशन ऑल्सो रिक्वायर्ड गिव ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज, ये इश्यूज में बताता है और बताते हैं किस तरीके से आपको काम करना है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाता है और ट्रेनिंग ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज के बारे में बताता है। जैसे एस्टैब्लिश की में कौन कौन से फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान दिया गया था, इसमें ध्यान दिया गया था टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े कॉम्पिटिशन पे, तो इसीलिए बनाया गया था सीसीआई। प्रमोट किया गया कॉम्पिटिशन मार्केट को, प्रोटेक्ट किया गया इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर किया गया। इसका रूल क्या था, इसका रूल मैंने बार बार बता दिया गया है, ये वाली बात, ये प्रिवेंट करता था प्रैक्टिसेस को हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन के लिए, जिससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरी कर पाए। तो एक ही बात को बार बार रिपीट करी जा रही है, होप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रूल ऑफ सीसीआई तो मैंने बता दिया है, रूल ऑफ सीसीआई में और भी 2-3 बातें वो मैं पढ़ देता हूं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थी सीसीआई के, मेक द मार्केट वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, मैंने अभी बताया।
ये देखो मैंने अभी बताया वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर के लिए है। एंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन, अभी बताया कि लोग पैसे कमा सके और फास्टर ग्रोथ मिल सके, ये पॉलिसीज को इंक्लूड करता है, ठीक है ना। तो ये बातें मैंने बता चुका हूं। एफिशिएंटली काम करता है, डेवलप करता है, लॉस के टेंटम्स को झेलता है, ठीक है ना। अच्छा, जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ये रोल क्या है, बिजनेस के लिए क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर कंपटीशन इज अ की थ्राइविंग बिजनेस सेक्टर। फेयर कंपटीशन एक की है, चाबी है अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सीसीआई प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम अदर बिजनेसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड पेनलाइज द एयरिंग एंटिटीज टू। सीसीआई क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को और अदर बिजनेस को, जहां पर क्या होता है अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, और पेनलाइज करता है हमारे हर चीज को। ये प्रमोट करता है कंपटीशन को बाय प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाय अ मार्केट प्लेयर। ये डोमिनेंस क्रिएट करता है मार्केट प्लेयर की टू अ डेटरेंट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर्स। As such, it ensure the coexistence of large and small enterprise। ये coexistence करता है हमारे large और small enterprises में, ठीक है ना। मतलब कि ये मान लो कि ये इसका रोल क्या, वही रोल है जो चार बातें मैंने बताया, प्रिवेंट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड देना, इंटर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखना और कंपटीशन को सस्टेन करना मार्केट में। तो यही बिजनेस को हेल्प करता है ये, ठीक है। आगे की जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इंश्योरेंस के ऊपर, जो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल्स के बारे में ही पढ़ना है, इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको करा देता हूं कि किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस एपिक स्टैट्यूटरी बॉडी। ये ऑटोनोमस है, जो एक बार बन गई एपिक स्टैट्यूटरी बॉडी है, विच रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसकी वजह से लोग इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 एंड ड्यूली पास बाय द पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट ने पास किया था। IRDA एक्ट 99 अलाउज प्राइवेटली प्लेयर टू एंटर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया बिसाइड अ मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी ऑफ 26%। 26% मैक्सिमम होनी चाहिए फॉरेन इक्विटी, इससे ज्यादा नहीं। इन अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैविंग ऑपरेशन इन इंडिया। द इंश्योरेंस बिल प्रपोज्ड बाय यूपीए गवर्नमेंट इन जुलाई 2013 बट पास्ड इन 2014। 2013 में हुआ था, पास हुआ था 2014 में। रेज द FDI limit in insurance sector to 49%. It serves as an authority to protect the interest of holder of insurance policy, to regulate, promote and ensure orderly growth of insurance industry and for matter connected therewith। ये बताया गया था इंश्योरेंस पॉलिसी रेगुलेट करना, प्रमोट करना, ऑर्डरली ग्रोथ करना इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि क्या होता है रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 8 to 10 में बताया गया रिस्क को कम करने के लिए ही इंश्योरेंस आते हैं। आज इंश्योरेंस की वजह से लोग अपना सामान घर छोड़ के चले आ रहे हैं, गाड़ियां सड़कों में छोड़ के चले आ रहे हैं, कि इंश्योरेंस नहीं होता ना तो बहुत दिक्कतें आती है। इंश्योरेंस की वजह से हमें दिक्कत नहीं है, इंसान को छोड़ दे, इंसान का भी इंश्योरेंस होने लग गया है, तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे है IRDA रोल टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूएबल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ हिज रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। ये हर चीज को देखता है कि कैसे मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है, सस्पेंशन करना है, रजिस्ट्रेट करना है, हर एक पॉइंट को देखता है। इसका मिशन क्या था, मिशन को हम पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर। प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, फ्री ट्रीटमेंट देना पॉलिसी होल्डर को, जिससे उनके साथ धोखेधड़ी ना हो। टू ब्रिंग आउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। धीरे धीरे जो ग्रोथ होती थी, जल्दी जल्दी ग्रोथ हो, जिससे बेनिफिट मिले कॉमन मैन को, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो इकोनॉमी की। प्रमोट करना किसको, मॉनिटर को, हाई सीट स्पेंड इंटीग्रिटी बनाना, फाइनेंशियल को साउंड करना, फेयर डीलिंग करना, धोखेधड़ी ना करना। इंश्योरेंस होने के बाद ऐसा बहुत कम हो गया है। एंश्योर करना स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम, जो भी जेन्युइन क्लेम थे उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करना। इंश्योरेंस को, फ्रॉड्स को बचाना, मैल प्रैक्टिसेस को, जो भी धोखेधड़ी होती है कस्टमर के साथ, उनको बचाना। क्योंकि जब ये नहीं थी इंश्योरेंस में, लोग धोखेधड़ी करते थे। ऐसा कई गांव में था, पॉलिसी करा लो 20 साल के मेंबरशिप हो जाएगी, बंदा भाग के चले आता था और लोग ढूंढते रहते थे, ऐसा होता था पहले। टू प्रमोट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कॉन्टैक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, डीलिंग विद इंश्योरेंस टू रिबिल्ड अ रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक रिलायबल मैनेजमेंट बना IRDA से कनेक्ट होने के बाद, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में मार्केट प्लेयर है, विराट कोहली जैसे प्लेयर है जिन्होंने छक्के मारे हर बॉल पे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में। टू टेक एक्शन सच एज स्टैंडर्ड एंड इनएडिक्वेट और इनइफेक्टिव एनफोर्स। इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, जो बंदे ढंग से काम नहीं कर रहे उनके लिए एक्शन लिया जाएगा, ये उन्होंने एक योजना जारी करी थी, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं इसके ड्यूटीज एंड पावर की तरफ, ठीक है। आप एक सेकंड के लिए होल्ड करिए। सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999 लेज डाउन द ड्यूटीज एंड पावर। इसकी मैं ड्यूटीज एंड पावर को पढ़ रहा हूं,
आप भी साथ साथ लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं। इसका इशू टू द एप्लीकेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का काम करता है, रिन्यू करता है, मॉडिफाई करता है, विड्रॉ करता है, सस्पेंड करता है और कैंसिल करता है सच रजिस्ट्रेशन को। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर इन मैटर कंसर्निंग असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये काम भी करता है। ये क्या करता है मिलकी, इसमें मैं पढ़ पढ़ के बता देता हूं आपको। ये क्या करता है, क्वालिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट देखता है। इंश्योरेंस में जितनी भी, देखो इसको समझना नहीं है, इसको आपको रीड आउट करना है। ये पूरा पॉइंट है, ये जो पूरा पॉइंट है इसको रीड आउट करके चलना है, क्योंकि इसकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। जैसे मैं 1-2-4 और पढ़ देता हूं। लिवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ द एक्ट, ये फीस को लिवाया करता है जो भी जिस काम के लिए हो रहा है। स्पेसिफाई द कोड कंडक्ट फॉर द सर्वाइवर्स एंड द लॉस असेसर्स, जिनको पैसे, जैसे मान लो मैंने इंश्योरेंस कराया और मैं जिंदा रह गया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर मैं मर गया तो भी मिल जाएंगे, क्योंकि मान लो 10 साल की पॉलिसी 10 साल मैच्योर होगी, मैच्योर होने के मैं तो मरा नहीं, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, वो रिटर्न हो जाते हैं जितने मैंने भरे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा वो भी होता है। प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, एफिशिएंसी है इंश्योरेंस बिजनेस में, एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, सही बात है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड है, कुछ री इंश्योरेंस। मैंने इंश्योरेंस कराया 10 साल का, मैच्योर होगी मैं फिर री इंश्योरेंस करा लूंगा, तो ऐसा चलता रहता है। रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब कि ये ड्यूटीज जो है आपके पेपर में इतनी काम नहीं आनी है, बट आप फिर भी आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप थोड़ा रीड आउट करके रख सकते हो। जो मेन मुद्दा है मैं वो पढ़ाता हूं। रोल ऑफ IRDAI एज बिजनेस फैसिलिटेटर, IRDAI एक्ट ऑल्सो एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर है। फर्स्टली टेक स्टेप्स टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये क्या करता था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता था और डेवलप करने की कोशिश करता था। सेकेंडली अथॉरिटी करता है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि हाँ भाई अब जो मैंने इंश्योरेंस लिया कोई धोखेधड़ी नहीं होगी मेरे साथ। ये क्या करता है, बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पॉलिसी होल्डर्स को, जिससे उनके साथ एडुकेट, जनरल पब्लिक एडुकेट हो और उनको एडवांटेज मिले पॉलिसीज के साथ, और उनकी जो विश्वास है जिंदा रहे, मरे ना। ये काम था RDI का, ठीक है ना। तो RDI पे क्वेश्चन बन सकता है। जो बात हमारी फंडिंग इंस्टीट्यूशन की, देखो फंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है। फंडिंग इंस्टीट्यूशन जो सबसे पहला था हमारा कौन सा था, नबार्ड। हमें इसमें से वो पढ़ना है, नबार्ड के बारे में पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। नबार्ड ही है हमारे पेपर में, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया में है, हेडक्वार्टर्ड एंड मुंबई में है, इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। देखो हर का हेडक्वार्टर मुंबई में है, विद ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस है। द बैंक हैज बीन एंट्रस्टेड विद मैटर कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इन इंडिया। ये स्पेशली फोकस हमारा रूरल इंडिया में। नबार्ड एक ऐसा एक्टिव इन डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूसिव पॉलिसी है जहां पर मेंबर अलायंस बनाता है, इकट्ठे होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है ना। नबार्ड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ग्राउंडिंग रूरल, लो लेवल में क्या करता है, सोशल इनोवेशन लाता है, सोशल एंटरप्राइज को बढ़ाता है इन द रूरल हिंटरलैंड्स, रूरल एरिया में। इट हैज द प्रोसेस स्पैंटर्ड विद अराउंड 4000 ऑर्गेनाइजेशन इन ग्राउंडिंग मेनी ऑफ द इंटरवेंशन इन बी इट सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू हुआ था, छोटे छोटे लोगों ने मिलकर जो बैंक बनाते उसके थ्रू हुआ था। ट्री बेस्ड ट्रायल कम्युनिटीज के थ्रू हुआ था, लाइवलीहुड इनिशिएटिव के थ्रू हुआ था, वाटरशेड अप्रोच इन द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए हुआ था, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हुआ था, इनिशिएटिव थ्रू लीड्स क्रॉप इनिशिएटिव और dissemination of information flow to agrarian communities के थ्रू हुआ था, through farmer clubs. Despite all this, it pay huge taxes too. ये लोग huge taxes भी पे करते हैं to the exchequer, figuring in the top 50 taxpayer consistently. ठीक है ना, तो बताया गया सारा बातें। नबार्ड virtually through plugs, ये क्या कहता है, उखाड़ता है बैक प्रॉफिट फ्रॉम डेवलपिंग स्पेंडिंग्स, जो भी डेवलपमेंट स्पेंडिंग से प्रॉफिट उखाड़ के इन द अनएंडिंग सर्च फॉर सॉल्यूशन एंड आंसर्स। So thus the organization had developed a huge amount of trust capital in 3 decades of work with rural communities. उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है और ह्यूज अमाउंट ट्रस्ट कैपिटल के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन के काम करके रूरल कम्युनिटीज का। नबार्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, जो डेवलपमेंट करता है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को और काफी सारी इंडस्ट्रीज को जो रूरल में है। नबार्ड ऑल्सो रीच आउट टू एलाइड इकोनॉमीज एंड सपोर्ट एंड प्रमोट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये हमारे डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट करता है,
ठीक है ना। नबार्ड डिस्चार्ज इज ड्यूटीज बाय अंडरटेकिंग ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, ये इसकी ड्यूटीज क्या है, जो रूल्स है वो मैं बता रहा हूं। सर्व एन एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसीज, अकेला है for the institution providing investment and production credit for promoting the various development activities in rural area, taking measure towards institution building for improving absorptive capacity of the credit delivery system, including monitoring formulation of rehabilitation scheme, reconstruction and credit institution training of personnel। तो कहने की बात है, मैंने इतना सारा पढ़ लिया, सब समझ नहीं आया, इसमें यह बताया गया कि इंप्रूव करता है हमारे गांव के क्षेत्रों को, मॉनिटर करता है, देखता है कि क्या क्या वहां क्या जरूरत है, फिर उनको पैसे प्रोवाइड है, ट्रेन करता है, धीरे धीरे उनको बढ़ाता है। आपने देखा होगा अभी न्यूज में ऐड चलती थी, किसानों को पढ़ाओ किसानों को जिताओ, ठीक है ना, तो ये वाली बात थी। कोऑर्डिनेट्स अंडरटेक्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस, उनको रीफाइनेंस करता है, और ये गवर्नमेंट को आरबीआई के साथ ये लिंक में है, बिना आरबीआई के तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है ये बात। नबार्ड रीफाइनेंस करता है हमारे रूरल सेक्टर को, नबार्ड डेवलपमेंट करता है इंस्टीट्यूशन को, नबार्ड चेक करता है क्लाइंट इंस्टीट्यूशन को, ये रेगुलेट करता है हमारी इकोनॉमी को, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प लोगों को, ये प्रोवाइड करता है रेगुलर इंस्टीट्यूशनल वर्क को रेगुलर करता है, रूरल अपलिफ्टमेंट को करता है, ये कोऑपरेटिव बैंक आरआरबी एंड मैनेज टैलेंट एक्विजिशन थ्रू आईबीपीएस एंड सीडब्ल्यू थ्रू ये रेगुलेट करता है। तो नबार्ड अवेलेबल किस लिए हमारे रूरल में, ये इसलिए रूरल है, क्या होता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एससीएआरडीबी है, एंड स्टेट कोऑपरेटिव है एससीबीआई, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई, ये सारे बैंक रीफाइनेंस करते हैं। वाइल अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैन बी इंडिविजुअल्स, अकेला भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इसका फायदा कोई भी उठा सकते हैं। नबार्ड को एक नाम से जाना जाता था, वो नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, विच एनकरेज करता था बैंक को, इंडिया बैंक्स टू लेंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि उनको उधार दे, लार्जली बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप आर कंपोज मेनली ऑफ पुअर वुमेन, ये गरीब औरतों के लिए था। दिस हैज इवॉल्व्ड इनटू एन इंपॉर्टेंट इंडियन टूल्स फॉर माइक्रो फाइनेंस, ये आज एक इंपॉर्टेंट इंडियन टूल बन चुका है। नबार्ड हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका एक पोर्टफोलियो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग डाइवर्स फील्ड लाइक वाटरशेड डेवलपमेंट, ये वाटरशेड डेवलपमेंट में काफी योगदान दे रहा है, ट्राइबल डेवलपमेंट में दे रहा है, एंड फार्म इनोवेशंस में कर रहा है, आज से नहीं कई सारे डिकेड से ये हमारा नबार्ड का काम था। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को देखूं, मैं चलो कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूं कि हेल्प मिली कि नहीं मिली। वो वाज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कंट्रोलर फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ इंडिया बिफोर सेबी, सी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, आरबीआई इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी आरडीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा कंट्रोलर कैपिटल ऑफ इंडिया ही है, इशू है, ये देखा ए है हमारा, ठीक है। व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड 1988, मैंने बताया था। हाउ मेनी मेंबर ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई, एक खाली होना चाहिए। वेयर कैन अपील अगेंस्ट सेबी मेड, सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल, सही बात है, ठीक है ना। वो रेगुलेट द करेंसी इन द कंट्री, आरबीआई। Who of the following is not primarily profit seeking institution, प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन हमारा खाली एक बैंक नहीं है, जो हमारा आरबीआई हमारा प्रॉफिट सीकिंग नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं 7th का बी, ठीक है, सॉरी 6th का डी, आरबीआई नहीं है। तो बेटा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। सो बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे ये वीडियो हर एक सीए बच्चे तक पहुंचे और उनके एग्जाम में हेल्प हो। और मैं चाहूंगा आप घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के काफी केसेस बढ़ गए हैं। आप लास्ट में देखा होगा, वीडियो की लास्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट मैंने दे रखा है, उस टेस्ट को करके आप मुझे सबमिट करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, और चेक करेंगे आपके कितने मार्क्स आए और मुझे कमेंट में बताएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। ई ऑनलाइन स्टडी टाइम आपका स्वागत करता है आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी नहीं आने वाला है, जो 12th क्लास के बच्चों के लिए है, बिजनेस स्टडीज के लिए। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।